ये ऑनलाइन स्टूडेंट से आवाज आ रही है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज आवाज आ रही है? पेज नंबर 125 पे क्वेश्चन नंबर 4 हो रहा है। जहां तक हुआ था समझ आ गया था प्लीज? कहां तक हुआ था? क्या कर रहे थे? वर्किंग टू एक हो रही थी, जरा देख बताएं क्या हो रहा था, क्या गलती हुई थी जिसे ठीक कर रहे थे? इस साल डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज होगी, कितनी ज्यादा चार्ज होगी इसे? इसको फिर रिवर्स किया तो प्रॉफिट उससे 9 मिलियन से फिर इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन देन 2013 में एक बात हो रही थी, डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा था? तो पिछले साल अगर ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा करंट ईयर में? डब्ल्यूडीवी पिछले साल के एंड पे कम होने की वजह से इस साल की डेप्रिसिएशन कितने ही कम चार्ज हुई होगी? 9 मिलियन तो नहीं ना चार्ज होगा। एक छोटा सा पैराग्राफ लिखो। एज अ रिजल्ट ऑफ, शुरू हो जाए सर जी, कंसंट्रेट करें। एज अ रिजल्ट ऑफ extra depreciation during the year ended 30th June 2012 amounting to rupees 9 million as a result of extra depreciation during the year ended 30th June 2012 amounting to rupees 9 million WDV at the end of 30th June 2012 should be reduced by WDV at the end of 30th June 2012 should be reduced by 9 million। यहाँ तक ठीक है? पढ़ के देखिए क्या होने की वजह से क्या हुआ होगा। Therefore during the year ended 30th June 2013 depreciation amounting to rupees 'Therefore, during the year ended 30 June 2013, depreciation amounting to rupees 'अब यहाँ जरा एक वर्किंग करा था, WDV कितने से कम होगी? 9 मिलियन से। तो क्या 9 मिलियन ही डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुई होगी? क्या पूरी WDV पे डेप्रिसिएशन चार्ज होती है या उस पर रेट लगता है? WDV पे रेट लगना था यार, और कैलकुलेटर पकड़ा था। 9 मिलियन से अगर WDV कम हुई होगी तो कितनी ज्यादा डेप्रिसिएशन या कम डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी, ये फैसला करता है ना। Therefore, during the year ended 30 June 2013, depreciation amounting to rupees 9 multiplied by rate क्या है? और सदी रेट क्या है? क्वेश्चन साइलेंट हो गया। 9 मल्टीप्लाइड बाय रेट करें या पूरा 9 ही कम चार्ज हुई होगी? 9 से क्या कम हुआ? 9 से क्या कम? WDV
तो जब रेट मल्टीप्लाई हुआ होगा तो 9 मिलियन ही कम डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी या 9 मिलियन का 20% कम चार्ज हुआ? डेप्रिसिएशन का रेट मल्टीप्लाई होना था, तो कैलकुलेट करो। 1.8 मिलियन ज्यादा चार्ज हुई होगी या कम? क्यों 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 फाइनल कर दो। तो सेंटेंस पूरा करवाएं जरा। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30th June 2013 depreciation amounting to ₹1.8 million would be charged less या more? would be charged less, कम चार्ज हुई होगी ना। would have been charged less, would have been करना है। नहीं समझ आ रहा सर? तो ट्रांसलेट करते हैं पूरी स्टोरी को। क्या हुआ था, क्या हुआ होगा उस टाइम, फिर क्या हुआ। अच्छा, इसके एक और एंगल से भी जरा वर्किंग सुने। नीचे पॉइंट नंबर 1 में बैठे सर जी, प्लीज हैव अ सीट सर। पॉइंट नंबर 1, ये ना हमारे पास इस प्लांट की परचेज डेट भी है। क्या है परचेज डेट? बेटा क्वेश्चन में लिखी हुई है प्लीज। अमाउंट कितनी थी इसकी और डेप्रिसिएशन का रेट भी बताया हुआ। दोबारा पिछला पैराग्राफ देखें। एरर किस साल हुआ जाके? 2012 में। तो इसको एक और एंगल से भी फाइनल करना चाहें तो हम कर सकते हैं। तो एक मिनट जरा, मैं एक वर्किंग थोड़ी सी और लिख रहा हूँ इसी फिगर को समझाने के लिए। तो पहले जरा देख लीजिएगा परचेज डेट क्या थी इसकी। 1 जुलाई 10। कॉस्ट कितनी थी? 80 मिलियन। किस ईयर एंड में इसको खरीदा था? 30 जून 10 में खरीदा था। पहला ईयर एंड कौन सा आएगा इसको परचेज करने के बाद? पूरा साल एसेट यूज हुआ था। कब से कब तक? मेथड रिड्यूसिंग है, कैलकुलेटर्स पकड़ना था। पहले साल रेट किससे मल्टीप्लाई हुआ होगा? कॉस्ट से कितना मल्टीप्लाई होगा? 80 मल्टीप्लाई 20% कितना बना? 16। ये किस साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी? प्लीज पूरा बोलना है। 30 जून 11 के एंड पे ये डब्ल्यूडीवी आ जाएगी हमारे पास। 64 11 या 10 11, ठीक है जी 64। तो ये किस साल की डेप्रिसिएशन बनी? 30 जून 11 की डेप्रिसिएशन बनी 16 मिलियन। ये कम चार्ज हुई थी। इसमें मसला था या अगले साल में था? अब अगले साल की सही डेप्रिसिएशन क्या थी? मल्टीप्लाई करें 64 मल्टीप्लाई 20%, 12.8 तो सही डेप्रिसिएशन थी। अब चार्ज कितनी हुई थी दोबारा ढूंढना था। 21.8। सही डब्ल्यूडीवी क्या बननी चाहिए थी? डब्ल्यूडीवी ऑन 30th जून 2012 51.2। लेकिन बेटा अगर फॉर एग्जांपल गलत डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है 2012 में, तो डब्ल्यूडीवी थी पहले 64 में से जब 21.8 लेस हुआ होगा तो आंसर बताएं जरा क्या बनता है? 42.2। ये वर्किंग जैसे अगर मैं कर रहा हूँ पहले जो वर्किंग कर रहा हूँ ये करेक्ट कर रहा हूँ जो होनी चाहिए थी, और राइट साइड पे मैंने कौन सी वर्किंग की जो गलत हुई होगी। अब डब्ल्यूडीवीज में चेंज आ रहा, कम होगी डब्ल्यूडीवी या ज्यादा होगी? ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज होने से कम डब्ल्यूडीवी हो गई। अब इसकी बेस पे 2013 में सही डेप्रिसिएशन क्या चार्ज होनी चाहिए थी? 51.2 मल्टीप्लाई बाय 20%, 10.24। लेकिन अब 42.2 से रेट लगाएं जरा। 8.8
10.24। अब इन फिगर्स को गौर से देखें। व्हाट इज 10.24? चार्ज होनी चाहिए थी, चार्ज हुई कितनी होगी? क्यों ऐसे हुआ होगा? कितना डिफरेंस बनता है दोनों फिगर्स में? 1.8 से कम चार्ज हुई होगी या ज्यादा? कंसंट्रेट करें प्लीज, कंसंट्रेट करें। गलती से 21.8 मिलियन चार्ज हो गई थी, जिसकी वजह से WDV कम हो गई थी। और अब अगर उस WDV से सही रेट मल्टीप्लाई हो भी जाए तो डेप्रिसिएशन फिर 8.44 चार्ज हुई होगी इंस्टेड ऑफ 10.24। देयरफॉर 1.8 मिलियन से डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज होगी या कम? तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक्स्ट्रा चार्ज करनी पड़ेगी या रिवर्स करनी पड़ेगी? हमें चार्ज करनी पड़ेगी। अब प्लीज क्लियर हो गया? तो इस वर्किंग के द्वारा लिखा हूं। इनके अंदर 1 मिनट जरा मैं इन कॉलम्स की हेडिंग बना लूंगा। ये शायद सिचुएशन जो पहले शुड बी होना चाहिए था और वुड हैव बीन हुआ होगा। तो वर्ड समझ आता है मेरे? शुड हैव बीन चलना लगा लो। शुड हैव बीन का मतलब होना चाहिए था, शुड हैव बीन। ये दो लाइन कॉलम सॉर्ट ऑफ बना लें, उनके ऊपर इसका हेडिंग्स लिख लेंगे। शुड हैव बीन होना चाहिए था एंड वुड हैव बीन। हिम्मत किया करें सर जी। ये बुक लेके आई किधर F1 की है? बुक है? एनी कंफ्यूजन एनीवेयर सर? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके हो गए? प्लीज नोट कर ली, नोट करके जरा बताइएगा प्लीज। अब इस तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम आने, फिर आपने खुद से डिसीजन लेना है। जरा फाइनल एक तेजी से सेंटेंस बोल देंगे पूरी स्टोरी का, क्या हुआ था, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से फिर क्या हुआ। कुछ नहीं हुआ जिससे कुछ भी नहीं हुआ, जिससे कुछ नहीं हुआ, कहानी खत्म हो जी। कम चार्ज हुई थी, ज्यादा चार्ज हुई थी? और बेटा कम चार्ज हुई थी, कम चार्ज हुई थी या ज्यादा चार्ज हुई? नहीं फाइनल करते ना, मतलब 2013 की बहस हो रही है, वो तो बहस अब खत्म हो गई है। 2012 में अब जो हुआ था वो तो मसला हल कर दिया हमने। अब 2013 में चले फाइनली क्या करें? कम चार्ज हुई है या करनी थी? कम चार्ज हुई है, हम बढ़ाएंगे या कम करेंगे? चले फाइनल एंट्री बोले। किस साल अभी एंट्री कर रहे हैं आप? लिखे माइंड अप करें। डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कितने से? 9 मिलियन से या 1.8 से? 9 मिलियन से क्या हुआ था? तो बेटा सारी WDV ने तो डेप्रिशिएट नहीं ना होना था, उससे रेट लगना था और अकॉर्डिंगली फिर वर्किंग होनी थी। तो मैंने इसके साथ इस वक्त आपके सामने वर्किंग की तो है, लेकिन हमें स्ट्रेट में 9 मिलियन देख के भी डिसीजन लेना चाहिए था। 9 मिलियन ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज हुई थी, जिससे WDV कम हो गई थी और देयरफॉर फिर डेप्रिसिएशन भी कम चार्ज हुई होगी। और 9 मल्टीप्लाइड बाय रेट स्ट्रेट में सेंट्री तक आहिस्ता आहिस्ता पहुंचने की कोशिश होनी चाहिए। ठीक है, ठीक हो गया सर? चले आप रिक्वायरमेंट देखें, करना क्या था।
बनाना क्या था, स्पीड अप हो जाए। एक रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम बन रहा था, उसमें प्रॉफिट की एक एडजस्टमेंट होनी थी। अब हमने वर्किंग तो लिख लिया 2012 और 13 में जो फैक्ट्स आने थे, एंड चेंजेस इन इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम फाइनल कर। जी हेल्प करें जी स्टार्ट में, बताएं क्या करें। 38 मिलियन से दोबारा शुरू करें। 38 मिलियन क्या लिख लिया हमने, किस दिन तक के प्रॉफिट्स इसमें शामिल है, स्पीड अप हो जाएगा। 2000 नहीं बेटा, 30 जून 11 तक ही है, 1 जुलाई 11, 30 जून 11 तक के प्रॉफिट शामिल है। 11 में कोई करेक्शन तो नहीं है, 11 या उससे पीछे को करेक्शन तो नहीं है। अगर होती तो 38 मिलियन में होनी चाहिए थी। तो हमारी करेक्शंस किस किस साल में है, 12 और 13 में यार है, प्लीज 12 और 13 में। ये चेंजेस इन इक्विटी फाइनल करवाएं। बताएं इसके बाद सबसे पहले क्या लिखूं। नहीं प्रॉफिट नहीं, आज कुछ पुरानी चीजें भी आ गई हैं, जरा ढूंढे जरा सवाल का डाटा। डिविडेंड्स आ गए हैं, डिविडेंड्स आ गए, लेजर भी बनाए थे कल। सबसे पहले रिवाइज करें जरा, करंट ईयर में क्या आता है, किस तरतीब से कुछ फिगर्स आती थी। हाँ कुछ डेट वाइज अरेंज करना होता था ना सीक्वेंस में। तो सबसे पहले चीज कौन सी आती है, पिछले साल का फाइनल, फिर उसके बाद करंट ईयर का अगर कोई इंटरम हो, फिर डेफिनेटली बीच में देखना होता है अगर कोई शेयर इशुएंस है, और अगर शेयर इशुएंस नहीं है तो फिर एंड में प्रॉफिट होगा। ट्रांसफर ऑफ सरप्लस भी हो सकता है और ट्रांसफर टू रिजर्व भी हो सकता है। एक दफा दोबारा सीक्वेंस बोल दें जिस सीक्वेंस में बोला मैंने। सबसे पहले क्या, किस साल का फाइनल, पिछला फाइनल, फिर करंट ईयर के इंटरम्स, फिर प्रॉफिट, ट्रांसफर, सरप्लस वगैरह ये सब कुछ आएगा, लेकिन बीच में हो सकता है समटाइम्स शेयर इशुएंस की भी इंफॉर्मेशन। तो जहां तक पॉसिबल हो हमारे लिए इसे सीक्वेंस में अरेंज करना होता है। इससे पहले जो क्वेश्चंस हो रहे थे उसमें कुछ डिविडेंड्स की इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो अब अगर डिविडेंड भी आ जाए और बाकी चीजें भी आ जाए तो एवरी अदर थिंग रिमेन सेम। ढूंढने की है कोई डिविडेंड, 11 में किस साल वाला डिविडेंड आएगा, 11 में या बल्कि 12 में, पहले ये भी फाइनल 12 शुरू हो गया हुआ है, तो 12 में 11 का फाइनल डिविडेंड है, वर्किंग भी हुई है, सब कुछ हुआ है, ढूंढने की तरह, लेजर्स भी बना लिए हुए हैं, फिगर्स नजर आ रही हैं। बोले क्या लिखे, फाइनल कौन सा डिविडेंड था ये, फाइनल कैश डिविडेंड किस साल वाला, और 10 का नहीं है यार, प्लीज बेटा 10 नहीं है, फाइनल करो, क्या हो गए, 10 12 नजर आना शुरू हुआ, 12 13 नजर आना शुरू हुआ, प्लीज किस साल वाला है, 11 वाला है, किस साल में लिख रहा हूँ, 11 में, और नहीं 11 में लिख रहा, 12 में लिख रहा। ईयर एंड किस दिन हो रहे हैं, 30 जून 11 नहीं 11 में लास्ट तो पिछला उसी में हुआ, तो ये 1 जुलाई 11 से कौन सा साल शुरू हो गया, 12 वाला साल शुरू हो गया, तो कौन सा डिविडेंड यहाँ आएगा, 11 वाला डिविडेंड ढूंढे, है कोई 11 वाला डिविडेंड, फाइनल कैश डिविडेंड 11 वाला ढूंढे, प्लीज ढूंढे यार, कोई तो ढूंढे यार, गुम गया, मिल गया, 15 या 12, 15 12 12 किस साल का था, 12 का था जो 13 में आ रहा है, तो हम कौन सा लिख रहे हैं, वर्किंग कैसे हुई थी ये, वर्किंग हुई है यार, 3 into 5 30/10 एक हुआ था, 3 मिलियन शेयर से मल्टीप्लाई 5 पर शेयर। आंसर बताएं क्या है, 15 प्लस करो माइनस करो, एक एंट्री पूरी बोला, डिविडेंड डेबिट, कैश या पेबल नहीं, सिर्फ पेबल ही रखें, बाद में पेबल को अलग से पे करें, डिविडेंड डेबिट पेबल क्रेडिट, डिक्लेयर डिविडेंड की एंट्री, एनी कंफ्यूजन फाइनली से, कौन से साल में लिखा मैंने, 12 में, चलें आगे। इसके बाद और कोई इंफॉर्मेशन है शेयर इशुएंस वगैरह की, तो किस साल का प्रॉफिट आएगा, फाइनल प्लीज, 12 का प्रॉफिट ढूंढे, 12 का प्रॉफिट, 12 के प्रॉफिट में कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, 82 आपने कहां से देखा है, सवाल में से देखा है, सवाल में से देखा है 82, वही सवाल में से लेजर में देख के लिखा था, तो हमारा इस 82 में कोई करेक्शन की फिगर तो नहीं हमारी,
वर्किंग्स में जाएं, कंसंट्रेट करें फुल तरफ। 82 गिवन है, 82 में कोई करेक्शन, प्लस या माइनस, y प्लस, तो क्या रीस्टेट हो रहा है ये प्रॉफिट? तो रीस्टेटेड प्रॉफिट आएगा, एक ही वर्किंग है, यही ब्रैकेट में लिखना। 82 गिवन है, प्लस बोले y प्लस डेप्रिसिएशन कम होने से प्रॉफिट बढ़ गया था, फिगर बताएं। 91। आगे गेम ढूंढे कोई, अब एक आगे बताएं क्या करो। अगर कोई ट्रांसफर ऑफ सरप्लस, ट्रांसफर टू रिजर्व हो, एवरी अदर थिंग रिमेन्स एज इट इज, सिर्फ प्रॉफिट की करेक्शन एक नई चीज आ रही है। टोटल करें, फिगर क्या आ जाएगी सर? 38 माइनस 15 प्लस 91 इज इक्वल टू 114। व्हाट इज दिस 114? बैलेंस एज ऑन 30th जून 12 रीस्टेटेड आएगा वर्ड, प्लीज रीस्टेटेड वर्ड आएगा सर, बेटा कंपैरेटिव यार नहीं। अपना लेजर देखिए, वहां तो फिगर्स और है, वहां तो प्रॉफिट 82 लिया हुआ, वहां तो प्रॉफिट 82 लिया हुआ है, वहां क्लोजिंग बैलेंस आई थिंक 105 है, तो ये फिगर्स में चेंज क्यों आ रहा है? तो पिछले साल में करेक्शन हो रही है, वो जो फिगर्स है ना वो तो क्वेश्चन के मुताबिक थी ओरिजिनल फिगर्स, तो अब हम क्या कर रहे हैं, उन ओरिजिनल फिगर्स में एडजस्टमेंट्स इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। चलो आगे वाइंड अप करवाएं, बताया आगे चले। बेटा इस तरह कभी नहीं होना, इस तरह कभी भी नहीं होना है, इस तरह कभी भी नहीं होगा। फाइनल कैश डिविडेंड कौन से साल वाला, कौन सा साल शुरू हो चुका है हमारा? तो व्हाट इज फाइनल कैश डिविडेंड ऑफ 12? कैसे? 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 हुआ था कहीं, 12 की एंट्री बोलना, तो कैश डिविडेंड है, डिविडेंड डेबिट, पेएबल क्रेडिट, तो रिटेन्ड अर्निंग्स के कॉलम में से डिविडेंड लेस हो गया। प्रॉफिट ढूंढने 2013 का, इसमें फाइनल सोचें करेक्शन कौन सी होनी है अगर होनी। जी बिल्कुल ठीक है, प्लस माइनस सोचो जरा, एंट्री देख के डिसीजन ले लेंगे या लिख रहे हैं वहां? डेप्रिसिएशन डेबिट हो रही है, प्रॉफिट एक्सपेंस बढ़ रहा है कम हो रहा है? एक्सपेंस बढ़ने से क्या होगा, प्लस करो या माइनस? डेप्रिसिएशन तो बढ़ ही है, एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाएगा बाय रुपीस 1.8 मिलियन, 91.2 मिलियन। बैलेंस एज ऑन 2013 193.2 मिलियन। एनी कंफ्यूजन? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जहन में लाएं, क्या होती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, क्या नजर आता है उसमें? सबसे पहले इक्विटी में आए, रिटेन्ड अर्निंग्स में आए, फिगर्स देखें 2013 के एंड पे, अब क्या रिटेन्ड अर्निंग्स की फिगर नजर आएगी? 193.2, और पिछले साल रीस्टेटेड कितनी नजर आएगी? ये 186, 114 है बेटा, 186। प्लीज 2013 के एंड में 193.2 मिलियन, और 2012 के एंड पे रीस्टेटेड 114 होगा। चलिए किसका बी पार्ट भी है, कल वाला रिवाइज किया था क्वेश्चन, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3, करेक्शन ऑफ एरर नोट बनवा देंगे जरा, वही कॉन्सेप्ट है, बिजनेस नेम लिखें। व्हाट इज बिजनेस नेम? फाइन फाइबर्स लिमिटेड। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स इकट्ठे हो गए, नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 2013। एक दफा दोबारा मेरे साथ प्रैक्टिस कर लें इन चीज़ों की, लेकिन इसके बाद आपको खुद से भी इंडिविजुअली एफर्ट होनी चाहिए। हेडिंग क्या बनाओ? कल वाला देखे जरा एक नजर, कल क्या किया था? करेक्शन ऑफ एरर नोट पिछले पेज पर जरा देखें। करेक्शन ऑफ एरर नोट में क्या किया जाता है? दो काम किए जाते हैं। हाँ जी, एक तो एरर क्या हुआ वो एक्सप्लेन होता है, और दूसरा ढूंढ के बताया क्या होता है। इफेक्ट ऑन लाइन आइटम्स ऑफ व्हाट एंड व्हाट। तो एक तो ये बताना है कि एरर क्या हुआ, और नंबर टू फिर उस एरर की करेक्शन के इफेक्ट्स बताने हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में। लेकिन एक और चीज जरा देख के रिवाइज कर लें, ये करेक्शन ऑफ एरर नोट किन ईयर्स का बनता है? करंट ईयर का या कंपैरेटिव ईयर्स? ये कंपैरेटिव ईयर्स का बनता है। हो सकता है सिर्फ एक ही साल हो, लेकिन एक से ज्यादा कंपैरेटिव ईयर्स भी हो सकते हैं। करंट ईयर के अलावा बनता है पिछले सालों में। हाँ जी, करेक्शन ऑफ एरर नोट में सबसे पहले नेचर लिखा है। अब नेचर जो है ये अपने क्वेश्चन से ढूंढना है। क्या मसला हुआ था हमारे सवाल में? व्हाट इज एरर? एक सेंटेंस शुरू करें। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30th जून 2012। आगे क्वेश्चन में से देख के बता। डेप्रिसिएशन क्या वर्ड्स लिखा है? एज इट इज वर्ड्स जरा ट्राई करें कि जरा कैसे लिखें। डेप्रिसिएशन ऑन एज इट इज सेंटेंस, वेयर बाय से आगे एज इट इज सेंटेंस लिखा जा सकता है, तो वहीं से देख के लिखना। डेप्रिसिएशन ऑन असेंबली प्लांट, depreciation on assembly plant was mistakenly accounted for at rupees 21.8 million instead of 12.8 million। तो एरर क्या हुआ है ये कहां से पता चलेगा? आपको सवाल पढ़ के पता चलेगा, और कोशिश करें कि बस क्वेश्चन ही का जो इन्फॉर्मेशन है उसी को जरा थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा जा सके। सही? ठीक है सर। नेक्स्ट लाइन बताएं क्या लिखूं? ये वंडर लिमिटेड में देखना ना, एक दफा देख के अप्लाई करो। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन। द इफेक्ट ऑन लाइन आइटम्स, द इफेक्ट ऑन लाइन आइटम्स। किस किस लाइन आइटम पे सोचना? इफेक्ट ऑन लाइन आइटम्स किस किस की? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इफेक्ट ऑन लाइन आइटम्स और स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। क्या इफेक्ट आया कि? अब ये इफेक्ट्स का कहां से पता चलेगा? ये भी बड़ा वर्किंग से पता चलेगा। वर्किंग में आपने एंट्रीज लिखी हुई है, उन एंट्रीज को गौर से देखेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा प्रॉफिट लॉस पे क्या इफेक्ट है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे क्या इफेक्ट है। किस साल के एंगल से सोचना? 12 के एंगल से सोचना। रेडी? वर्किंग्स में जाए। कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट लॉस पे क्या इफेक्ट हुआ? दो 2012 में एंट्री हुई क्या? डेप्रिसिएशन के बारे में सोचो या क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? क्या इफेक्ट हुआ डेप्रिसिएशन? क्या वर्ड्स आ गए? डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन। कितने से? 9 मिलियन। डिक्रीज का स्पेलिंग देख रहे हैं बोर्ड से?
ना करें वैसे सही लिखे। डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन से अल्टीमेटली प्रॉफिट लॉस पे क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज इन प्रॉफिट। जी उमर, मैं ख्याल आपका स्पेसिफिक इशू आ रहा है आवाज का, जरा रीज्वाइन करके देख लो। ओवरऑल तो बस ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ख्याल ठीक है शायद। क्या कम होने से क्या बढ़ गया? बस यही इफेक्ट्स आए ना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस पे, यही इफेक्ट्स है। अब कहाँ चले जाए? हिम्मत करें हिम्मत करें। इफेक्ट ऑन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इफेक्ट ऑन लाइन आइटम्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। पिछले क्वेश्चंस में मैंने आपको इस डिस्क्लोजर के हवाले से कुछ बताया था कि ये कैसे बनता है। किसको कंपेयर कर लेते हैं? क्वेश्चन की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से कंपेयर कर लेते हैं। तो सवाल में जरा देखें, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नजर आ रही है? कहाँ नजर आ रही है? खुदा के लिए कहाँ ढूंढ ली है? क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ नजर आ रही है? सर जी ये काबी निगाहें हमें भी दें सर। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्वेश्चन नंबर 4 में कहाँ नजर आ रही है? रजिस्टर में देखें, रिवाइज नजर आ रही है। तो यकीनन बेटा अगर ओरिजिनल और रिवाइज बनाई हो ना, फिर तो डिफरेंस स्टेटमेंट ले लें। लेकिन अगर वो ना भी बनाई हो तो इसे सोचना कोई मुश्किल काम नहीं है। अपनी जरा वर्किंग्स में दोबारा जाए। अगर बना ली हो फिर तो सिंपल डिफरेंस लेके बात खत्म कर दें, फिर ताकि दोबारा ऐसी सोच के टाइम वेस्ट ना हो। लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं है, क्या वैसे अवेलेबल नहीं है जरा बोल देंगे? ओरिजिनल एंड रिवाइज अगर अवेलेबल नहीं है क्योंकि एग्जामिनर ने ना दी है ना रिक्वायर्ड की है, तो हम सिंपली अपनी एडजस्टमेंट्स में जाएंगे और वहां से गौर से देखेंगे तो इंशाल्लाह हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के फैक्ट्स भी नजर आ जाएंगे। पहली एंट्री वंस अगेन 12 पे फोकस रखें, 12 की बहस है। पहली एंट्री दोबारा देखें, क्या इस एंट्री से कोई स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे इफेक्ट आ रहा है? क्या इफेक्ट आ रहा है? जरा खुद से सोच के फाइनल कर लें। डेप्रिसिएशन से आएगा या क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो रही है, फाइनल बताएं। क्या कम होने से क्या बढ़ जाएगा? क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 9 मिलियन से डेबिट होके कम हो रही है, जिससे असेंबली प्लांट में इंक्रीज आ जाए। देखिए पहली लाइन, इंक्रीज इन प्लांट था, इसलिए मैंने एग्जैक्टली नाम बोला। प्लांट आता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इंक्रीज इन असेंबली प्लांट। क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो कम हो रही है, क्या कम होने से क्या बढ़ जाएगा? ये मुसलसल अब कोशिश होनी चाहिए, गेम अब आहिस्ता आहिस्ता एडवांस होती चली जानी है। क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के कम होने से एसेट में इंक्रीज आ जाएगा। देन नीचे जरा इसी के नीचे 2012 में प्रॉफिट के इंक्रीज से कोई स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे इफेक्ट आएगा? प्रॉफिट का इंक्रीज वैसे हो रहा है, प्रॉफिट के इंक्रीज से कोई स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे इफेक्ट आएगा सर? रिटेन्ड अर्निंग्स पे इफेक्ट आएगा, तो रिटेन्ड अर्निंग्स भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का हेड है। कितने से प्रॉफिट बढ़ रहा है? 9 मिलियन से। उसी 9 मिलियन का इफेक्ट अल्टीमेटली कहां तक जाना है? रिटेन्ड अर्निंग्स पे क्या इफेक्ट आएगा 9 मिलियन प्रॉफिट बढ़ने से? वो भी इंक्रीज होगी। तो इंक्रीज इन क्या बढ़ने से क्या बढ़ेगा? प्रॉफिट बढ़ने से फिर रिटेन्ड अर्निंग्स भी तो बढ़ेंगे ना। बल्कि चेक कर लें, ये वाली फिगर अवेलेबल है। रिटेन्ड अर्निंग्स की क्वेश्चन में फिगर बताएं जरा, 2012 की क्या है, सही ढूंढ के बताइएगा। 12 12 12 सवाल में 105, सवाल में 105। अब रजिस्टर में ढूंढे अपने चेंज इन इक्विटी, ढूंढे। ये नजर भी आ रहा है, ये नजर भी आ रहा है, नजर आ रहा है। कितने से इजाफा हुआ है? क्यों हुआ है? प्रॉफिट बढ़ने से रिटेन्ड अर्निंग्स में इंक्रीज हो गया। ठीक हो गया? एनी कंफ्यूजन? पेज नंबर ढूंढना 129, लेकिन पहले देखने कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का?
रूटीन काइंडली बनाएं, जो सबसे पहले घर जाके जो क्लास में काम होता है उसको रिवाइज करें, उसके बाद फिर अगर घर के लिए होमवर्क कोई हो तो उसे डेली बेसिस पे करने की कोशिश करें। ये एक्यूमुलेट हो गया तो फिर मसला खराब होता चला जाना। पेज नंबर 129 पे आना है। एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन? जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, पेज नंबर 129 पे क्वेश्चन नंबर 3 जरा ढूंढना। आए जरा थोड़ा सा टेस्ट चेंज करें, लेकिन गेम वन अगेन सीरियस नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 129। एक नजर नेक्स्ट पेज पर है और रिक्वायरमेंट्स देख। इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ, पेज 130 पे रिक्वायरमेंट्स देखो। इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ IFRS, prepare the revised extracts including comparative figures of the following: statement of financial position, statement of comprehensive income is simply a statement of profit loss, and statement of changes in equity. वंडर लिमिटेड से रिलेटेड ही रिक्वायरमेंट्स हैं, सवाए नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट या करेक्शन ऑफ एरर नोट। क्या क्या बनाना? सबसे पहले क्या बना सकेंगे? स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम प्रॉफिट लॉस। फिर क्या बनाना पड़ेगा? फिर चेंजेस इन इक्विटी की बेस पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आएगी। एग्जामिनर को इसी तरतीब में दिखाएंगे, लेकिन बनाते हुए अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे अपना। अरे फर्स्ट लाइन पर पहले क्वेश्चन जरा पढ़ना। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन, अब जो मिस्टेक्स पिछले क्वेश्चंस में हो गई हैं वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। The following information has been taken from the financial statements of Asif Engineering Limited for the year ended 31st December 2015. 15, 14 और 13 का डाटा दिया हुआ है। 15 के साथ ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ? ठीक है, अब मेरा ख्याल रिपीट होता है ये बात। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ये नई चीजें मैं बताता हूँ क्या होता है। आगे चलना। रिटेन्ड अर्निंग्स एज एट 31st दिसंबर। मुझे जरा डेट वाइज ईयर के साथ बताना है किस किस डेट की रिटेन्ड अर्निंग्स है। 353 किस डेट की रिटेन्ड अर्निंग? 31 दिसंबर 2015। प्लीज रिपीट करें सारे। 31 दिसंबर 2014, 13 तक जरा पहुंचो। 31 दिसंबर 13 का बैलेंस कितना? ये किस दिन का ओपनिंग बनेगा? 13 का जो क्लोजिंग है वो 14 के स्टार्ट पे फिर ओपनिंग। नेट प्रॉफिट दिया हुआ किस 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 साल का? 101 ढूंढने जरा लास्ट कॉलम में, सेकंड लास्ट फिगर, उसको गौर से देखें। इसके अंदर 1112 आ रहा है, 1 मिनट सोच के। 101 के 13 का क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस है, और 112 के 13 का प्रॉफिट। 13 का प्रॉफिट अगर मैं आपसे कहूं 13 का ओपनिंग बताएं तो कैलकुलेटर पकड़ो, नेगेटिव है तो फिर क्या होगा? 13 का ओपनिंग, 13 का ओपनिंग गिवन तो है 101। 13 का क्लोजिंग क्या है? 101। रिवर्स जाना आपने, 112 वापस जाए, वापस जाए। पॉजिटिव फिगर आ रही, नेगेटिव आ रही है? आने दे, कल पता चल गया हुआ है आपको, नेगेटिव भी हो सकती है। कितना आंसर आ रहा है? 11 की डेट बोले कोई। 5 जनवरी 2013। 11 नेगेटिव फिगर हो, अगर 13 का ओपनिंग निकालना हो तो प्रॉफिट अवेलेबल है ना? अगला पैराग्राफ पढ़ो। इन द अबव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स AEL has recognized, यहाँ सेंटेंस अंडरलाइन करो, consumption of spare parts as an expense। सेंटेंस पूरा करने पर मैं बताता हूँ ये क्या चीज। AEL has now decided to change its above policy and classify consumption of spare parts having useful life of more than 1 year
एज कैपिटल स्पेयर्स अंडर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आइए जरा ये जो लिखा हुआ है इसको समझने के लिए रजिस्टर करो। एक हेडिंग लिखा था स्टोर्स एंड स्पेयर्स। स्टोर्स एंड स्पेयर्स के साथ ब्रैकेट में लिखा है, इस में स्पेयर पार्ट्स को बोला जाता है। मशीनरी के स्पेयर पार्ट्स वगैरह होते हैं, जैसे गाड़ियों के हो सकते हैं, बाइक्स के हो सकते हैं। इसी तरह फैक्ट्रीज में मशीनरी के स्पेयर पार्ट्स भी रखे जाते हैं, एहतियातन रखे जाते हैं, ताकि जैसे ही कभी कोई मशीनरी में पार्ट की जरूरत पड़े उस पार्ट को फिर रिप्लेस कर लिया जाए। ये वर्ड समझ आ रहे हैं मेरे? क्या मतलब स्पेयर पार्ट? मशीनरी के पुर्जे वगैरह, मशीनरी के कंपोनेंट्स हैं। अगर मशीनरी का कोई कंपोनेंट पुर्जा खराब हो गया तो अब नॉर्मली जो फैक्ट्रीज होती हैं जरा रिमोट एरियाज में होती हैं, शहरों से काफी हट के होती हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि मशीनरी खराब हुई, मशीनरी बंद होगी, अब मार्केट जाएं वहां से खरीदें और ला के लगाएं, उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। फिर समटाइम ये भी होता है मशीनरीज इंपोर्टेड होती हैं तो उसके कंपोनेंट्स भी इंपोर्ट हुए होते हैं, तो मशीनरी के स्पेयर पार्ट्स को इन्वेंट्री के तौर पर रखने का कॉन्सेप्ट होता है, ताकि जैसे ही जरूरत पड़े अकॉर्डिंगली इस्तेमाल हो जाए। अब कुछ स्पेयर पार्ट्स ऐसे हो सकते हैं जिन स्पेयर पार्ट्स ने हर साल बार बार सपोज चेंज होना, जिस तरह मेरे ख्याल बाइक्स वगैरह में अगर देखें तो शायद जब आप ऑयल वगैरह चेंज करवाते हैं तो कुछ एयर फिल्टर्स टाइप चीजें रेगुलरली यूज होती हैं, लेकिन अगर कोई मेजर कंपोनेंट है हो सकता है 2-3-4 साल बाद यूज होता हो। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ स्पेयर पार्ट्स ऐसे हो सकते हैं जिनकी लाइफ 1 साल के अंदर अंदर है, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एंट्रीज आपसे मैंने करवानी है। स्पेयर पार्ट समझ आ गए? तो स्पेयर पार्ट्स ही के लिए यहाँ वर्ड है स्टोर्स एंड स्पेयर्स। अब फर्ज करें आपने स्पेयर पार्ट्स खरीदे हैं, एंट्री बताएं। देखिए एक एंट्री स्टोर्स एंड स्पेयर्स, मैं वर्ड जरा वो यूज कर रहा हूं जो क्वेश्चन में दिया हुआ। स्टोर्स एंड स्पेयर्स सिंपली मींस स्पेयर पार्ट्स, डेबिट एंड कैश का पेबल पे। अमाउंट चला ज्यूम कर लेते हैं, सपोज 100 मिलियन के स्पेयर पार्ट्स। अब ये एंट्री जरा गौर से देखें, इसके इफेक्ट्स बताएं। स्पेयर पार्ट्स डेबिट का क्या मतलब है? ये किस नेचर का हेड बनाया आपने? स्पेयर पार्ट खरीद लिया है, कोई लाइबिलिटी है? अल्लाह शुक्र है, लाइबिलिटी तो नहीं। स्पेयर पार्ट खरीद लिया है, इस्तेमाल हो गए, खरीद लिया रख लिए, एसेट है, एसेट है, इन्वेंट्री टाइप चीज है। ठीक है, ठीक है सर। अब इसे आगे सोचा जरा। अब लेट्स अज्यूम अगर कोई स्पेयर पार्ट इस्तेमाल हो जाए, एसेट है, इन्वेंट्री टाइप चीज है जिसे इस्तेमाल के लिए रखा हुआ। इन्वेंट्री टाइप, इन्वेंट्री नहीं, बेचने वाली इन्वेंट्री नहीं, इन्वेंट्री टाइप स्टॉक टाइप चीज है, लेकिन इस्तेमाल के लिए टाइप एग्जैक्टली वो नहीं है जिसे बेचने के लिए, इस्तेमाल के लिए टाइप है। नहीं आप बताइए इसे क्या कहेंगे? स्पेयर पार्ट खरीद के रखिए, एसेट है। एसेट मतलब क्या है? एसेट है, चले एसेट है, एसेट टाइप है, एसेट टाइप चीज है, एसेट टाइप चीज पड़ेगी। लेकिन आएगा इस एसेट को इस्तेमाल करते हैं, अगर इसमें से स्पेयर पार्ट्स में से कुछ स्पेयर पार्ट्स यूज हो जाए तो बताएं एंट्री क्या होगी? अब यहाँ डिपेंड करेगा कि ये जो स्पेयर पार्ट इस्तेमाल हुआ है, ये स्पेयर पार्ट की लाइफ 1 साल है या 1 साल से ज्यादा है। अगर 1 साल है तो फिर क्या एंट्री होनी चाहिए? स्पेयर पार्ट्स एक्सपेंस डेबिट। सर जी स्पेयर पार्ट एक्सपेंस डेबिट एंड स्पेयर पार्ट क्रेडिट। क्या बढ़ के क्या कम हो जाएगा? एक्सपेंस बढ़ के एसेट कम हो जाएगा। तो स्पेयर पार्ट विजुलाइज करने उठाया और लगा दिए, अच्छा लगा कहाँ है? मशीनरी में, तो एक्सपेंस क्यों डेबिट हो गया? 1 साल लाइफ है, हर साल बार बार सपोज लगना, तो उस केस में एंट्री क्या हो जानी चाहिए? लिखे एंट्री
stores and spares expense debit and stores and spares credit. ये क्या मतलब stores and spares debit and stores and spares credit? क्या बढ़ के क्या कम हो रहा है? स्टोर्स एंड स्पेयर जो इस्तेमाल हो गए वो एक्सपेंस बन गए और एसेट कम है। इसी के साथ डेबिट जहाँ लिखा, सॉरी एक मिनट जरा रुकेगा, इसके साथ एक वर्ड लिखे कंज्यूम्ड भी बोलते हैं। स्टोर्स एंड स्पेयर्स एक्सपेंस मींस स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम्ड डेबिट और स्टोर्स एंड स्पेयर्स क्रेडिट। लेट्स अज्यूम 15 मिलियन की अमाउंट या चले 5 मिलियन। व्हाट इज द सेंस ऑफ दिस एंट्री? सेकंड, कब होगी ये एंट्री? स्पेयर पार्ट्स यूज हो, लेकिन सीधा प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंस की रिकॉर्ड कर लिया क्योंकि बार बार यूज हो, बार बार यूज। एनी कंफ्यूजन? चलो आगे। अब लेट्स अज्यूम कुछ स्पेयर पार्ट्स ऐसे यूज हुए जो 3 साल बाद रिप्लेस होंगे। बताएं, हिम्मत जवानों, हिम्मत 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 हिम्मत। स्टोर्स एंड स्पेयर्स क्रेडिट कहां से निकल गए? स्टोर्स एंड स्पेयर से तो निकल गए, कहां चले गए? ये भी मशीनरी में गए, लेकिन क्या इन्हें अब कैपिटलाइज होना चाहिए और फिर 3 सालों में इस अमाउंट का डेप्रिशिएट होना चाहिए, या इसे भी प्रॉफिट लॉस में सीधे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए? तो ऐसे स्पेयर पार्ट्स जिनकी लाइफ 1 साल के अंदर अंदर है वो तो एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाएगा कंज्यूम के नाम से। लेकिन अगर कोई ऐसे स्पेयर पार्ट्स है जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है तो पहले उन्हें कैपिटलाइज करेंगे और देन फिर कैपिटलाइज करके उन्हें उनकी जो भी लाइफ है उस पर डेप्रिशिएट करेंगे। तो देयरफॉर इस केस में क्या एंट्री बनेगी? बनाने की कोशिश तो करें। अब मेरा ख्याल है वो मशीन डेबिट होनी चाहिए जिसमें ये गए हैं। कैपिटलाइज कर रहा हूं या एक्सपेंस आउट कर रहा हूं? क्यों कैपिटलाइज कर रहा हूं? लेट्स अज्यूम 20 मिलियन की अमाउंट है, जिस मशीन में लगे उस मशीन में आप डेबिट कर लेंगे, लेकिन बाद में फिर इस 20 मिलियन को जो भी इन स्पेयर पार्ट्स की लाइफ होगी उस पर फिर इसे डेप्रिशिएट करके ग्रेजुअली 20 मिलियन का प्रॉफिट लॉस में लेके जाए। तो ये कौन से स्पेयर पार्ट से पहले वाले और दूसरे वाले? लाइफ अप टू 1 ईयर, यूजफुल लाइफ अप टू 1 ईयर, ये अगर कोशिश हो सके बीच में ब्रैकेट लिखा अप टू 1 ईयर। यूजफुल लाइफ जी। क्या 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 किया किया क्या क्या मैं खुद बताता हूँ। यूजफुल लाइफ मोर देन तरीका सर ये है कि जब आपने स्पेयर पार्ट को खरीदा ना तो उसे अपने किसी स्टोर में रख लिया, खरीद के आपने किसी स्टोर में रख लिया तो एक एसेट के तौर पे आप रख लिया। लेकिन जब उनमें से कोई यूज होगा, डेप्रिसिएशन कब स्टार्ट होती है? जब एसेट अवेलेबल फॉर यूज होगा। लेके रख लिया से अभी अवेलेबल फॉर यूज नहीं है, जब लगेगा तो अवेलेबल फॉर यूज होगा। तो जब वो लगा, अगर लाइफ ज्यादा 1 साल से, तो फिर वहां से उसे कैपिटलाइज कर लेंगे और उसके बाद उसे डेप्रिशिएट कर देंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा पार्ट यूज हुआ है जिसकी लाइफ 1 साल के अंदर अंदर ही है तो उसे फिर स्ट्रेट अवे उसी साल के प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस बना दें। ये मैं एंट्रीज किस वक्त कर रहा हूँ? ये मेरी दूसरी और तीसरी एंट्री। मेरी पहली एंट्री किस दिन है? चलो पूरा सारा बता दो। मेरी पहली एंट्री किस दिन है? जिस दिन पार्ट्स खरीदे। दूसरी एंट्री किस दिन है? दूसरी और तीसरी एंट्री यूज के वक्त है। फर्क क्या है दूसरी और तीसरी? डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन के जो पार्ट्स यूज हुए उन्होंने कितना अर्सा यूज हुआ। तो अगर 1 साल के अंदर अंदर है तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये वर्ड सुना है कभी आपने? अदरवाइज ये कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर लाइफ 1 साल से ज्यादा। अब ठीक है प्लीज। अच्छा, मैंने कितने का परचेज किए थे फर्स्ट एंट्री में? और मेरे ख्याल जो मेरी फिगर्स है 25 टोटल बनता है। तो बाकी जो अभी भी पड़े वो अभी भी हमारे स्टॉक में रिमेनिंग पड़े हैं। जब वो यूज होंगे तो अकॉर्डिंगली उनको फिर हम अकाउंट फॉर कर लेंगे, उनमें से जिसकी जो लाइफ अकॉर्डिंगली। अब स्पेयर पार्ट्स का कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्या चीज है स्पेयर पार्ट? खरीदा है तो एसेट, खरीदा है तो एसेट है, और फिर जब इस्तेमाल होगा तो उस वक्त देखेंगे कि इसको प्रॉफिट एंड लॉस में सीधा जाना है या इसे कैपिटलाइज होकर डेप्रिशिएट होना। तो ये कैसे पता चलेगा कैपिटलाइज होकर डेप्रिशिएट होना? डिपेंडिंग अपॉन द यूसेज। ठीक है, एनी कंफ्यूजन नाउ? तो समझ आ गया थोड़ा सा? बाकी मैं साथ साथ और एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन जहां तक अब जितनी बातें हुई ये क्लियर होगी
अब इस स्टोरी को ज़हन में रखते हुए लास्ट पैराग्राफ मेरे साथ दोबारा पढ़ो और एंट्रीज आप साथ रख लीजिएगा अपने रजिस्टर में। इन द अबव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अब देखिए जब तक क्वेश्चन ही हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, इंग्लिश को पढ़ते हुए अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करना, और अगर ना अंडरस्टैंड कर सकें तो फिर डेफिनेटली क्वेश्चन क्या हम सॉल्व करना। तो इधर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ के ट्रांसलेशन करते हैं। इन द अबव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऊपर वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में AEL has recognized consumption of spare parts as a expense. Simple translation कर, AEL चले थोड़ा, कंपनी ने क्या किया, स्पेयर पार्ट्स के कंजम्पशन को एक्सपेंस डेबिट कर दिया। स्पेयर पार्ट्स यूज हुए हैं और हमने एक्सपेंस डेबिट कर दिया। ठीक है, ठीक है सर, अपने जेब में बना ले क्या डेबिट हुआ, एक्सपेंस डेबिट, क्या हुआ है, क्या डेबिट हुआ, कंज्यूम हुआ है और हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया। Company has now decided, AEL has now decided to change its above policy and classify consumption of spares having useful life of more than 1 year as capital spares under property plant। आइए ट्रांसलेशन करते हैं। कंपनी ने अब ये डिसाइड किया है कि इस पॉलिसी को बदला जाए और ऐसे स्पेयर्स जो इस्तेमाल हुए हैं लेकिन लाइफ 1 साल से ज्यादा है, उन्हें 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 कैपिटल स्पेयर्स के तौर पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में प्लस कर लिया जाए। दोबारा फर्स्ट लाइन पर, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या हो गया है, एक्सपेंस डेबिट हो गया। लग ये रहा है इस लाइन से कि जब भी कोई स्पेस कंज्यूम हुए हैं तो अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक्सपेंस डेबिट किया गया। लेकिन अब कंपनी ने पॉलिसी बदली है और शायद सही बदली है, अगर हम लॉजिकली देखें, कैसे स्पेयर्स जो कंज्यूम हुए हैं लेकिन लाइफ 1 साल से ज्यादा है, उनको एक्सपेंस करने की बजाय कैपिटलाइज किया जाए, क्या बढ़ा के क्या कम किया जाए। हिम्मत जवानों, हिम्मत। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में स्पेयर्स की कंजम्पशन को क्या डेबिट किया हुआ, एक्सपेंस डेबिट किया। लेकिन इन स्पेयर्स में से जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, उनके बारे में अब पॉलिसी में क्या शिफ्ट आया है, एक्सपेंस की बजाय एसेट में डेबिट किया जाए, क्या बढ़ा के क्या कम किया जाए। नेक्स्ट पेज पे पढ़ा, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन pertains to means related to कैपिटल स्पेयर्स। अब एक लफ्ज उसने पिछले पेज वापस है, कैपिटल स्पेयर वर्ड यूज करना शुरू कर दिया। ये कैपिटल स्पेयर का क्या मतलब, ये वही है जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ऐसा खर्चा जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, तो कैपिटल स्पेयर्स। कैपिटल स्पेयर्स का मतलब ऐसे स्पेयर पार्ट्स जो कैपिटल नेचर के हैं। कैपिटल नेचर का मतलब कैपिटलाइज होने वाले। Following information pertains to the capital space consumed during past 3 years। अब past 3 years कौन कौन से हैं, 13, 14, 15, वही पिछले डाटा से लिंक है। पिछले पेज पे 13, 14, 15 का जो डाटा दिया हुआ था, अब उसी को जहन में रखे ये क्या कहना चाहता है इस टेबल में। Following information pertains to capital space consumed during पिछले 3 सालों में इन कैपिटल स्पेस का क्या हो चुका है, एक्सपेंस रिकॉर्ड हो चुका है या कैपिटलाइज हो चुके हैं। एक्सपेंस रिकॉर्ड हो चुका है, हमने क्या करना है, 13 का डाटा देखा, 55 मिलियन दिया हुआ है। पार्ट्स इश्यूड ड्यूरिंग द ईयर रुपीज इन मिलियंस, 55 मिलियन के पार्ट्स किस साल इशू हुए हैं, 13 में। उनकी लाइफ क्या थी, 5 इयर्स। हमें क्या करना है,
55 मिलियन की फिगर की बेस पे बताया, हमें इस 55 मिलियन का क्या करना है, एक्सपेंस आउट करना है। कहां से निकाल के कहां लेके जाना है, एसेट से निकाल के एसेट में लेके जाना। ऑलरेडी क्या रिकॉर्ड हो चुका है, एक्सपेंस डेबिट हो चुका है, हमने एक्सपेंस से निकाल के इसे एसेट में लेके जाना है, लेकिन इनकी फिर लाइफ 5 इयर्स है। क्या डेप्रिसिएशन भी फिर वहां से चार्ज होनी चाहिए, कहां से, किस साल से, इस साल से कैपिटलाइज करेंगे, वहां से डेप्रिसिएशन शुरू करेंगे। इनकी लाइफ क्या थी, 5 इयर्स। 14 में कितने पार्ट्स इशू हुए थे, उनकी लाइफ क्या थी, 15 में कितने इशू हुए हैं और लाइफ उनकी है। पिछले पेज पे जाएं, क्या 2015 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बन गई हैं? 15 की भी बन गई हैं, नहीं ड्राफ्ट बन गई है, ड्राफ्ट बन गई है। क्या ड्राफ्ट बनाते हुए पॉलिसी को चेंज कर लिया गया है? क्या 15 की भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी हुई हैं? हाँ, फाइनल नहीं है, फाइनल किसने करनी है, आप नौजवानों ने करनी है, आपने करनी है, लेकिन बन चुकी है। 15 का प्रॉफिट होना, 15 का प्रॉफिट है कहीं, 15 का प्रॉफिट कैलकुलेट हो चुका है, पॉलिसी चेंज करने के बाद कैलकुलेट हुआ, ये पहले हो गया। नीचे वाला पैराग्राफ दोबारा से मिलाएं, पिछले पेज पे फर्स्ट वर्ड्स के हैं, पिछला पेज जहां सवाल शुरू हुआ था, इन द प्रिपरेशन ऑफ द अबव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या हो चुका है इन द प्रिपरेशन ऑफ अबव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या हम एक्सपेंस रिकॉर्ड कर चुके हैं? अच्छा, कोई पूरी एंट्री बताएंगे, कौन सी एंट्री हो चुकी है, हिम्मत पता है आपको? एक्सपेंस डेबिट, कैश नहीं, स्पेस पार्ट क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट, क्या बढ़ के क्या कम हुआ, ये लिखे, कहीं एंट्री लिखा था इस लाइन के जरा स्पेस पिछले पेज पे जाएं जहां आखिरी पैराग्राफ लिखा फर्स्ट लाइन के साथ एंट्री बनाया, एक्सपेंस डेबिट एंड स्पेयर पार्ट्स क्रेडिट। सोचे ये एंट्री हो चुकी है, ये करनी है, हो चुकी है, एज रिकॉग्नाइज्ड कर लिया गया है। हमने क्या करना है? अच्छा, अगर हम तरतीब से सोचे तो हमने बेसिकली करना क्या था, अगर हम फॉर एग्जांपल पहले कुछ ना हुआ था तो हमने क्या करना, हमने एक्सपेंस डेबिट करना था या एसेट डेबिट करना था? हमने एसेट डेबिट करके स्पेयर पार्ट्स को क्रेडिट करना। क्या स्पेयर पार्ट्स क्रेडिट होने थे? लेकिन क्या डेबिट की बजाय क्या डेबिट होना था, एक्सपेंस की बजाय एसेट डेबिट होना। तो कोई रेक्टिफाइंग एंट्री बनती है फाइनली? क्या हमारा स्पेयर पार्ट्स क्रेडिट होने पे इस वक्त कोई इतराज चल रहा है या डेबिट पे कोई इतराज चल रहा है? क्या डेबिट की बजाय क्या डेबिट होना चाहिए, एक्सपेंस डेबिट की बजाय स्पेयर पार्ट्स, एक्सपेंस डेबिट होने की बजाय एसेट डेबिट होना चाहिए। एक बेसिक एंट्री बना लें जरा, मेरे ख्याल नेक्स्ट पेज के स्टार्ट पे जहां ये टेबल सा बना हुआ, बेसिक सी एंट्री क्या बन रही है हमारी, हमने क्या करना है, एसेट डेबिट करना और एक्सपेंस क्रेडिट करना, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। प्रॉब्लम इज इन डेबिट, या इस तरह से कह लें प्रॉब्लम की बजाय कि चेंज इज इन डेबिट, चेंज पॉलिसी चेंज इज इन एक्सपेंस की बजाय एसेट डेबिट होना चाहिए। क्या कंज्यूम हो गया है, स्पेयर पार्ट्स कंज्यूम होने पे हमें कोई इतराज नहीं है। दोबारा पिछले पेज पे जाए, और से देखें डाटा सारा, वेयर इज पिछला पेज 129 लास्ट पैराग्राफ। क्या हो चुका है, स्पेयर पार्ट्स कंज्यूम हो चुके, नहीं मतलब कंज्यूम हो चुके, लेकिन उन्हें कैसे रिकॉग्नाइज किया हुआ है एज एन एक्सपेंस। पॉलिसी क्या बदल रही है कि उन्हें एक्सपेंस की बजाय ऐसे पार्ट्स जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, उन्हें कैपिटल स्पेयर्स के एंगल से प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में प्लस किया जाए। तो हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगी एसेट डेबिट एंड एक्सपेंस क्रेडिट। लास्ट लाइन पढ़ेंगे एक मिनट, एक रिक्वायरमेंट्स ऊपर लाइन है टेबल के नीचे, नेक्स्ट पेज पे लास्ट लाइन ऑफ द टेबल, टेबल के नीचे नेक्स्ट पेज, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन उसने बता दी है। क्या कैपिटलाइज हम कर रहे हैं, और सर जी क्या कैपिटलाइज हम कर रहे हैं,
तो क्या फिर हम डेप्रिसिएशन का भी डिसीजन लेंगे? अगर हम एसेट बढ़ाएंगे तो डेप्रिसिएशन भी अकॉर्डिंगली बढ़ेगी, और अगर हम एसेट कम कर रहे होंगे तो डेप्रिसिएशन भी अकॉर्डिंगली रिवर्स होगी। आए बिस्मिल्लाह पढ़े रजिस्टर करो। कितनी जगह छोड़नी चाहिए आपको इन 3 रिक्वायरमेंट्स के लिए? मेक योर ओन डिसीजन, ये मुश्किल फैसला आज आपने खुद करना। 2 लाइनें काफी रहेंगी, नहीं 2 पेजेस की जरूरत नहीं, छोटा सा डाटा, 1 पेज का वर्किंग्स में। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना सिर्फ ये जो स्पेयर पार्ट्स है इसका डेफिनेटली कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए नया जरूर होगा, लेकिन इसके बाद अब कुछ भी नया नहीं है, वही गेम फिर आ गई। एक्सपेंस से कैपिटलाइज होना है और कैपिटलाइज्ड एसेट पे फिर डेप्रिसिएशन आनी। तो प्लीज कंसंट्रेट, ट्राई टू कंसंट्रेट। जी वर्किंग्स किस साल से शुरू करो? सीक्वेंस से स्टार्ट होनी चाहिए मेरा ख्याल। सीक्वेंस से मतलब अर्लीस्ट ईयर से, अर्लीस्ट ईयर से या रिवर्स ऑर्डर में 15 से 13, 14, 15 ऐसे चल रहे हैं पिछले क्वेश्चन। तो ईयर एंडेड है, ईयर एंडेड 31 दिसंबर शायद है, ईयर एंड 2013। इसको तो सामने रख लेते हैं, फिर इसके मुताबिक वर्किंग कर लेते हैं। पेज नंबर 130 पे डाटा है मेरे पास, अब डाटा जरा सामने रखो। बताएं इस साल क्या होना, स्पीड अप होना, लेकिन कोई एंट्री सजेस्ट करें, कोई अमाउंट के साथ कोई एंट्री सजेस्ट करें। एंट्री 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 एसेट का कोई नाम सवाल में ढूंढ लें। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लिख लें, अलग तो कोई बताया नहीं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट एंड एक्सपेंस क्रेडिट कितने से? 55 से। मत डरे मत डरे मत डरे, ठीक है। अच्छा, किस डेट पे ये एंट्री है? मेरा ख्याल है ऐसे डेट नहीं, साल की एंट्री है। मतलब क्या वर्ड्स लिखे हुए पीछे इसके? नहीं मतलब इससे पीछे लाइंस में क्या लिखा हुआ? नहीं मतलब इसके पीछे वर्ड्स है ना, वो ईयर एंडेड ऊपर वर्ड से ईयर एंडेड 31 दिसंबर मींस से स्पेसिफिक डेट नहीं है, लेकिन किस साल में एंट्री होनी बस वो हमने लिखनी है। 2013 की है, 13 ही की है, वो नहीं कह रहा मैं, लेकिन 13 में किस दिन की एंट्री है शायद वो नहीं बताई, या लास्ट टाइम निकालना। चलो ठीक है, लास्ट में ये 55 मिलियन से 2013 में हमने डेप्रिशिएट कर लिया, सॉरी कैपिटलाइज कर लिया। अब बताएं को डेप्रिसिएशन का डिसीजन लेंगे किस साल से? इसी साल से, अगले साल से। डेप्रिसिएशन बिगिंस व्हेन द एसेट इज, तो बताएं ये खर्चा कैपिटलाइज हुआ तो अकॉर्डिंगली कब अवेलेबल फॉर यूज हुआ? अब इसमें वही तो मैं आपसे कह रहा था, ये ईयर एंडेड लिखा हुआ है, ये कोई एग्जैक्ट डेट 31 दिसंबर नहीं है। ये नहीं है कि 31 दिसंबर पे ये कैपिटलाइज होना था, ये ईयर एंडेड ऊपर जरा हेडिंग लिखे टेबल के फर्स्ट कॉलम जो है, ये ईयर एंडेड बताया हुआ है। तो सही बात शायद ये है, और सब रिवर्ट सुनिएगा, कि एग्जैक्ट डेट नहीं पता हमें कि किस डेट पे ये कैपिटलाइजेशन हुई है। तो अगर आपको डेट ना पता हो, आइडियली डेप्रिसिएशन टाइम बेसिस पे चार्ज होती है। लाइक फॉर एग्जांपल वंडर लिमिटेड ढूंढा था, कहाँ है वंडर लिमिटेड का आंसर? रजिस्टर में। वंडर लिमिटेड किस दिन एरर हुआ था? वर्किंग में है, वर्किंग में वंडर लिमिटेड वर्किंग। पहली डेट, डेट पता थी हमें, सवाल में डेट पता थी 1 अक्टूबर, तो देयरफॉर इससे अगली एंट्री में देखें हमने फिर 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन का डिसीजन लिया, डेट अवेलेबल थी तो अकॉर्डिंगली फिर हमने टाइम बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज की थी। लेकिन अगर डेट्स अवेलेबल ना हो तो वी अज्यूम फुल ईयर पॉलिसी। ये जरा बचपन जेर में लाए, रिवैल्यूएशन से पहले। बचपन मीन FA1 का बचपन, वो डेप्रिसिएशन बचपन में जब आप कहते थे हमने PRC में पढ़ी हुई। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की 2 पॉलिसीज होती हैं, एक तो टाइम बेसिस है, और यकीनन टाइम बेसिस ही फॉलो होना चाहिए जब भी डेट्स अवेलेबल है। लेकिन अगर डेट्स अवेलेबल ना हो तो एक फुल ईयर पॉलिसी होती है क्या? इन द ईयर ऑफ परचेज फिर फुल डेप्रिसिएशन, और इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल नो डेप्रिसिएशन। तो ये कहना कि साल के शुरू में खरीदा होगा मुनासिब नहीं है। सही बात यह है
कि हमें इसमें एग्जैक्ट डेट नहीं पता, 2013 की एग्जैक्ट डेट नहीं पता, और डेट्स ना पता होने की वजह से हम फिर मजबूरन पूरे साल ही की डेप्रिसिएशन इस साल चार्ज करते हैं। आइडियल क्या है बोल दे रहा, डेट्स अवेलेबल हो टाइम बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करें, लेकिन अगर डेट्स नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ ये डेट नहीं है, ये ईयर एंड लिखा हुआ है, ये ईयर एंडेड लिखा हुआ है, इस साल से रिलेटेड इतने पार्ट्स हैं, लेकिन किस दिन ये कैपिटलाइज हुआ था, किस दिन ये कंज्यूम हुए थे, वो डेट ना होने की वजह से वी अज्यूम कौन सी पॉलिसी, फुल ईयर पॉलिसी क्या होती है, इस साल पूरा साल भाईजान, फर्स्ट ईयर में पूरा साल, और फिर अगर किसी साल में डिस्पोजल जाके होगी तो उसमें नो डेप्रिसिएशन ही साल। जी जी हाँ जी, ये भी हो सकता है कि इस 55 मिलियन में से कुछ साल के शुरू में हो, कुछ मिड में हो, तो अकॉर्डिंगली वर्किंग होनी चाहिए हर एक की अलग। फिर तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, अगर वो इन्फॉर्मेशन अब नहीं है तो हम इस क्वेश्चन में बस क्या ही मजबूरन अज्यूम कर सकते हैं कि फुल ईयर पॉलिसी, तो फिर अब ये जिस दिन भी है पूरे साल की पॉलिसी चार्ट होती है, तो अगर एग्जैक्टली पता हो तो यही तो प्रॉब्लम है, फिर तो हम एग्जैक्टली अकॉर्डिंगली टाइम बेसिस मंथ गिनेंगे, लेकिन अगर वो नहीं कर सकते तो अब सिंपली क्या करें, बोर्ड पे देख देखें इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, वर्किंग करवाएं। 55 का क्या करूं, 55 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय, अब करने की जरूरत नहीं, पूरे साल की डेप्रिसिएशन। मेथड कौन सा, व्हाट इज 11 डबल एंट्री accumulated depreciation credit, and you can find finally मेथड कहाँ लिखा, 5 साल कहाँ लिखा, चलो आगे वाइंड अप करना है सही जरा। इफेक्ट ऑन प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं ईयर वाइज, इफेक्ट ऑन प्रॉफिट करें करें मत, कितने से फिगर बता, नहीं बता ध्यान है गुस्सा यार, कंसंट्रेट करें दोनों एंट्रीज गौर से देखें। इफेक्ट ऑन प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड अकाउंटेंट बन के एंट्रीज देखें गौर से, 31 दिसंबर 13, पहली एंट्री देखें कितने मिलियन से एक्सपेंस कम हो रहा है, एक्सपेंस कम होने से क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, ऐसे ही है। दूसरी एंट्री देखें, डेप्रिसिएशन डेबिट होने से क्या होगा, एक्सपेंस बढ़ के क्या होगा, फाइनल डिसीजन लें, 55 मिलियन से प्रॉफिट बढ़ेगा, 11 मिलियन से प्रॉफिट नेट करके 44 मिलियन से प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। एक्सपेंस तो कम हो रहा है 55 मिलियन से, तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, 11 मिलियन से एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट कम हो जाएगा, नेट ऑफ करके 55 मिलियन से, सॉरी 55 मिलियन माइनस 11, 44 से प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। आपको चल रहा है जहन के नहीं, या फिर बोर्ड से देख के इंक्रीज लिखिए। नेक्स्ट ईयर स्पीड अप, कौन सा ईयर स्टार्ट हो गया, ईयर एंडेड कौन सा, 31 दिसंबर 14, एंट्रीज लिखते रहे, सोचते रहे। इस साल की एंट्री प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट डेबिट, एक्सपेंस क्रेडिट कितने से, डाटा देखें सवाल में जी, ऑनलाइन स्टूडेंट चल रहे हैं मेरे साथ, $39 मिल गया। अच्छा इस साल की अब डेप्रिसिएशन पे है, इसमें एक चीज जरा आप खुद ही बोल के सोचें, इस साल की डेप्रिसिएशन की तरफ आए, 2 साल की 39 पे इस साल की डेप्रिसिएशन आएगी। अब इसकी लाइफ कितनी दी हुई है, 3 साल, लेकिन जरा पिछले साल में जाए, वो जब 55 पिछले साल कैपिटलाइज हुआ है उसकी डेप्रिसिएशन 14 में आएगी और 13 में आ तो गई है, अगले 5 साल तक आनी है, तो 55 पे भी इस साल डेप्रिसिएशन आनी है, और इन एडिशन टू दैट 55 डिवाइडेड बाय 5, ये पिछले साल वाला क्यों ले रहा हूं,
कैपिटलाइज हुआ, डेप्रिसिएशन अब आ रही, लेकिन इस साल फर्दर कितना कैपिटलाइज हुआ 39, उसकी लाइफ कितनी है डिवाइड बाय 3। वर्किंग अलग अलग क्यों करनी पड़ रही है मुझे, उनकी लाइफ 5 इयर्स है, इसकी लाइफ 3 इयर्स है, अलग अलग वर्किंग करके प्लस कर लें। किसकी दूसरे साल की डेप्रिसिएशन है 55 की, और किसकी पहले साल आ रही है 39। नहीं समझ आ रहा, आंसर बताएं। टोटल हो जाएगा 24 शायद, 11 और 13। ये पिछला क्यों ले रहा हूँ ये, क्लियर हो गया प्लीज पिछला, और अगला भी आ गया बीच 24 की एंट्री। मुसलसल मायूसी बुलाई हुई है, डेप्रिसिएशन की एंट्री हमें क्या पता, हमें क्या पता होगी जो होगी, हमें क्या, हम देख के लिख रहे हैं, हमें पता हम बताएंगे नहीं, हम एक ही बात बार बार क्यों बताएं, हालांकि पहली दफा भी कभी नहीं बताया। हम डेप्रिसिएशन का डीएपी देख के लिख रहे हैं, हमें मत तंग किया जाए। 24 कैसे आया, रब जाने रब के काम है, रब जाने रब के काम है। किस किस को जमा किया है 23 जमा 1 11 और 13 इज इक्वल टू 24। छाके हैं बच्चे तो बड़े तेज हो गए। इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, फाइनल 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 इफेक्ट ऑन प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014। ये हिम्मत कैसे, कंसंट्रेशन से डबल एंट्री देखें गौर से। 39 से क्या हो रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। 24 से क्या हो रहा है, नेट ऑफ करके 15 से प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, सॉरी बढ़ रहा है, ठीक है। 15 खुद से वाइंड अप करें, तब तक कब तक बोर्ड्स पे देख के लिखते जाएंगे जब तक नजर आएगा। ये 15 फाइनल करेंगे सारे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी फाइनल आंसर बताएं, 15 में प्रॉफिट कितने से चेंज होगा। थर्ड ईयर में कैपिटलाइजेशन कितने से होनी, 44 से, 15 44। अब डेप्रिसिएशन किस किस पे आएगी, 55 पे भी चल रही है डेप्रिसिएशन, 55 डिवाइड बाय 5 उसका तीसरा साल हो गया। 39 वाले कैपिटलाइजेशन का दूसरा साल आ गया, और 44 वाली लाइफ कितनी दी हुई, 4 इयर्स। यार ये तो एक पुरानी चीज हमने याद ही नहीं करवाई, ये तो रिमेनिंग लाइफ कितनी थी यार, वो 55 के 2 साल पहले गुजर गए हैं। रिमेनिंग लाइफ कब और कब गिनते हैं, दो चीजें पता है आपको, रिवैल्यूएशन हो जाए या एस्टीमेट चेंज हो जाए, पिछले दिनों की बात। तो ना क्या हुआ है, ना क्या हुआ है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, टोटल लाइफ के बेस पे चलते जा रहे हैं। फाइनल आंसर बताया डेप्रिसिएशन का, 11 प्लस 13 प्लस 11 22 प्लस 13 35। फाइनल आंसर इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, इफेक्ट ऑन प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15। ये कितना 9 से क्यों इंक्रीज हो रहा है, 44 से बढ़ा है, डेप्रिसिएशन से 35 से कम हो रहा है, नेट ऑफ करके 9 से प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। फॉरन फर्स्ट पेज पे आ रहे हैं, हेडिंग्स लिखना शुरू कर दें, बिजनेस नेम वगैरह फॉर्मेलिटीज शुरू करें।
तरतीब वही रखें जो एग्जामिनर की है। हेडिंग्स कंप्लीट कर ले तीनों का, ताकि जरा स्पेस अकॉर्डिंगली मतलब नहीं रिक्वायरमेंट तो एक ही है मेरे ख्याल इसमें। नहीं, ये तीनों रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी सॉल्व हो सकेंगी मेरा तो ख्याल है। हाँ ठीक है, लेकिन आइडियली यही है कि पूरा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स बाद में। जी सर, बिजनेस नेम सर आसिफ इंजीनियरिंग। ये चीजें सर जी आसान नहीं है, यू नीड प्रैक्टिस। सबसे पहले क्या बनाना था? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन as on 31st December 15। एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, लिखा करें वर्ड में लिखते हैं, रिक्वायरमेंट में कहीं ढूंढे एक्सट्रैक्ट्स होगा वर्ड। इसके नीचे जरा 5-6 लाइनें छोड़ दें। नेक्स्ट हेडिंग में आते हैं, स्पीड अप हो रहा है, कंप्लीट हो जाएगा जी। हाँ जी, हेडिंग्स बना आसिफ इंजीनियरिंग। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के लिए वर्ड है। फॉर द ईयर एंडेड 31st December 15। इसमें 2-3 लाइनें काफी रहेंगी। अब चेंजेस इक्विटी के लिए जरा स्पेस थोड़ी सी ज्यादा रख लीजिए, बन जाएगी। ये एक्सट्रैक्ट ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ फॉर द ईयर एंडेड 31st December 15। चलें जी, मेन काम शुरू करें। कहाँ से शुरू करें? आज प्रॉफिट लॉस में आते हैं। रुपीज इन मिलियंस में डाटा में अब कॉन्सेप्चुअली काइंडली आज क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा। कौन कौन से साल की वर्किंग होनी है प्लीज ये तो बता दो यार। कंपैरेटिव बनाना है ना, 15, 14, 13 भी एक कंपैरेटिव ईयर काफी होता है वैसे, यकीनन 2 साल दिए मैं कंपैरेटिव, लेकिन कंपैरेटिव ईयर एक पिछला साल होता, अनलेस ऑल कंपैरेटिव। ठीक है, करवाइएगा काइंडली जरा। डाटा ढूंढने, प्रॉफिट एंड लॉस का कोई डाटा क्वेश्चन में दिया हुआ बताएं जरा, देख। सेल ढूंढे, सिर्फ क्या ही अवेलेबल है? नेट प्रॉफिट ही अवेलेबल। तो बोर्ड पे देखें, पहले करवा दें। क्या तरीका होता है वैसे, आप कुछ याद हो रहा है? मतलब पिछले क्वेश्चन में कर रहे हैं, क्या करूं क्या करूं? नहीं मतलब एंट्रीज में जाने से पहले कुछ करना, एक काम पहले करना। ब्रैकेट खोल दें, ये ब्रैकेट खोल दें, सही कह रहे हैं, सही है। अब इस ब्रैकेट में क्या करना है? 14 का प्रॉफिट लिखो,
नहीं सही है, ब्रैकेट खुलनी थी और सही कह रहा है, ये ब्रैकेट अगर खुल जाती तो कुछ ना कुछ तो याद आना था ना कि अब कुछ होना। तो ब्रैकेट खोली, 14 का प्रॉफिट होना, 14 का प्रॉफिट 123। अब क्या करेंगे, प्रॉफिट फॉर द ईयर होता है, अब 14 की एडजस्टमेंट ढूंढनी है आपने, 13 की भी और 14 की भी। फिलहाल 14 के प्रॉफिट पे 14 का इफेक्ट बताया था। हिम्मत 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 हिम्मत, कितने से कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, प्लस कर दो माइनस, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है कितने से, 15 से। रिवाइज्ड आंसर बताएं, 138। 2014 के ऊपर रीस्टेटेड लिखो, क्यों यार, पिछले साल में 14 का प्रॉफिट कितना गया होगा, 123, अब कितना जाएगा, रीस्टेटेड आ गया। नेक्स्ट क्या करूं, फिर ब्रैकेट खोलूं, ठीक है, उसमें के अंदर क्या करूं, 15 का प्रॉफिट बताएं, अब क्या करूं, 15 की एडजस्टमेंट होने, यार ये तो कम्युलेटिव एडजस्टमेंट्स होती हैं, कम्युलेटिव एडजस्टमेंट्स होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं। कहाँ होती हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में प्रॉफिट फॉर द ईयर होता है, +9 मिल गया है, रिवाइज फिगर 138, तो बराबर आ गई, कोई इशू नहीं है सर, बाई चांस आई है, कोई इशू नहीं, बराबर ही आया करेंगी, रट्टा ना लगा लीजिएगा, कोई मतलब ऐसे ही आ गया, एक नया कंपनी स्टैंडर्ड आ गया। अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं, हम लिख ले लिख ले लिख ले, लिखते लिखते लिखते। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज क्लियर। टाइम देने से सर, रिवाइज करने से और रोज का रोज काम करने से फाइनल होती हैं चीजें। पिछला अगर जहन में आए तभी बात आगे सही बढ़ती है, पिछला जहन में ना आए तो ऐसे ही लगता है जैसे यूजलेस बहस है। टेस्ट हर वक्त बनता है। चेंजेस इन इक्विटी की तरफ आ जाए सर, चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, सवाल देकर बताएं कितने कॉलम बनाओ, सिर्फ कौन सा, क्यों, उसी की इंफॉर्मेशन है। रिटेन्ड अर्निंग्स, टोटल भी तो बनाए, उसकी कब जरूरत पड़ती है, जब एक से ज्यादा, वरना यही टोटल भी है। अब चेंजेस इन इक्विटी का भी काइंडली आज कॉन्सेप्ट फाइनल कीजिएगा, सवाल देख के बताएं, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू, स्टार्टिंग डेट बताएं, बैलेंस एज ऑन, कंपैरेटिव बनना है, हिम्मत करें, वाइंड अप करें, कोशिश करें। करंट ईयर कौन सा है, 15, कंपैरेटिव ईयर कौन सा है, कंपैरेटिव ईयर के ओपनिंग की बहस हो रही है, क्या डेट लिखूं, 1 जनवरी 13 और 13, वो क्यों नहीं, वो क्यों नहीं वजन, वो दूसरे साल का कंपैरेटिव हो जाएगा, तो एक ईयर कंपैरेटिव काफी है। तो व्हाट इज प्लीज 14, नहीं वो ढूंढ लेते हैं, वो इशू नहीं है, वो इशू नहीं, पहले ये तो बताओ ना किस डेट में आना, 1 जनवरी 14, ओके, पिछले साल का ओपनिंग। अब क्वेश्चन देखें, डाटा आपके सामने, 1 -11, क्यों जान छुड़ा रहे हैं, दोबारा वर्किंग कर लें, 101 से वापस जाना है, दुनिया वापस चल पड़ी है, कोई नहीं जाना, प्लीज वो 11 नेगेटिव किस दिन का बैलेंस आया था, 1 जनवरी 13, वहां तक नहीं जाना, फिगर नजर आ रही है, 101 ढूंढे, किस दिन का क्लोजिंग है, किस दिन का क्लोजिंग है, 31 दिसंबर 13 का ओपनिंग हो जाएगा किस दिन, लिखें लिखें मत डरें, सोचें किस दिन का क्लोजिंग, किस दिन ओपनिंग हो गया, एनी कंफ्यूजन। आपसे जो मैंने वर्किंग करवाई थी उसकी डेट बोली थी यार, अगर 13 का ओपनिंग निकालना होता तो 13 का ओपनिंग आ सकता था, लेकिन उसकी जरूरत नहीं, कंपैरेटिव ईयर 14 है, उसका ओपनिंग शायद अवेलेबल है, 13 का क्लोजिंग, 14 के स्टार्ट पे ओपनिंग बन जाए, जाना प्लीज। लेकिन जब भी अब कभी फिगर लिखे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी पे,
तो लिखने के बाद 1 मिनट रुकना है और इसको गौर से देख के ये डिसीजन लेना है कि इसके अंदर किस साल तक के प्रॉफिट्स हैं। चौदह तक 15 तक मेरा ख्याल फाइनल कर ले। और सभी डेट पढ़नी है, 1 जनवरी 14 साल का शुरू है, 14 के प्रॉफिट भी शामिल है। पिछले सवाल में तो शामिल थे यार, सिर्फ ईयर एंड की डेट बदली है और गेम ओवर हुई हुई आप लोगों की। फाइन फाइबर्स पिछला रजिस्टर का पेज, वहां ओपनिंग डेट थी 1 जुलाई 11, इस ईयर एंड तक के प्रॉफिट्स उसमें शामिल है। डेट गलत बोला, फिर 10 गलत बोल रहे हैं। 1 जुलाई 11 से एक दिन पीछे वाली डेट बोले, 30 जून 11 तक के प्रॉफिट्स हैं। यहाँ बोर्ड पे देखें, एक दिन पिछली डेट बोले 31 दिसंबर 14, यहाँ 13 बोल रहे हैं, वहां 11 ही बोली जा रहे हैं, 11 फिर 11 बोल दिए। यहाँ ये 1 जनवरी है गरीब, 1 जनवरी से पीछे पिछला साल हो 13 वाला, और वो 1 जुलाई 11 है पिछली डेट, 30 जून 11 तक के प्रॉफिट्स मींस 30 जून 11 तक के थे वहां। प्लीज फाइनल बता दें किस ईयर तक के हैं, 13 तक के या 14 तक के? 13 तक के प्रॉफिट्स हैं। अब अपनी वर्किंग्स में फाइनल प्लीज 13 तक के हैं। अब 13 में भी हमारी करेक्शन है, 13 में भी हमारी करेक्शन मौजूद है। तो 13 की करेक्शन कहाँ होगी? इस ओपनिंग में, इसके अंदर प्रॉफिट्स हैं। 15 की करेक्शन अब कर चुके हैं अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस देखने पर, 15 की करेक्शन 15 में हो गई है। आगे बोले 14 में हो गई है, 13 की करेक्शन भी करनी है। कहाँ होगी? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कंपैरेटिव ईयर, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कंपैरेटिव ईयर। क्या इसके अंदर 13 के प्रॉफिट्स हैं? हमें क्या पता, हमें क्या पता, हमें पता है अल्हम्दुलिल्लाह, हमें सारा पता है। अप्लाई योर माइंड। किस दिन का क्लोजिंग है ये? 31 दिसंबर 13 का क्लोजिंग है, इसके अंदर प्रॉफिट होगा जो भी हो। कब तक का होगा? 13 तक का। कब से? 12 में करेक्शन होती इसी में होनी थी, 11 की करेक्शन अकॉर्डिंग टू सवाल इसी में होनी थी। कब तक की एडजस्टमेंट इसी में होनी है? 13 तक की इसी में होनी, 13 की इसी में। अब 13 प्लीज ढूंढे जरा करेक्शन की अमाउंट क्या है कोई करेक्शन की अमाउंट? इसका काम हुए यार, शुरू से यही हुए थे। पहली स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी देखें, आइए सेट वाले पहले जो एग्जांपल थे 15,000 ढूंढे जरा, रजिस्टर में पीछे जाए, सारे सवाल देखें जल्दी से। पहली एग्जांपल मोहानी से पहले चेंजेस इन इक्विटी देखनी बार बार, जिस जज्बे से आपने कल देखा था आज फिर उसी जज्बे से प्लीज देखें। स्टार्टिंग बैलेंस है 120, इमीडिएटली 15,000 क्यों आया? डेट से क्या बताएं किस साल की ये, किन सालों की ये एडजस्टमेंट होगी? 1 से पहली होगी या 2 से पहले? नहीं मेरा ख्याल है 2 से पहले। 1 जनवरी 2 लिखा हुआ है, 1 तक की कोई एडजस्टमेंट होनी है जब 15,000 नीचे लिखी हुई। मोहानी में, मोहानी कहाँ है मोहानी? साथ वाले को क्या जल्दी से निकाले प्लीज, अपने रजिस्टर में देखें। मोहानी का स्टार्टिंग पॉइंट किस डेट से था? 1 जनवरी 7। कब तक के प्रॉफिट इसमें है? 6 तक के। तो नीचे करेक्शन हुई भी 1.5 वाली, ये करेक्शन किन सालों की होगी? 6 तक के सालों की होगी, जो पिछली, तभी यहाँ एडजस्टमेंट हुई है। वंडर में है, वंडर में ओपनिंग बताएं चेंजेस इन इक्विटी के अंदर। 12 नेगेटिव, 12 नेगेटिव में कोई करेक्शन नहीं हुई थी। देखे 12 नेगेटिव के अंदर कोई करेक्शन नहीं हुई थी, तो इसे कोई रीस्टेट नहीं किया था या नहीं किया था? हमें क्या पता, नजर आ रहा है कोई रीस्टेटेड नहीं हुआ है। इसको रीस्टेट क्यों नहीं किया होगा, जरा डेट से के बताएं। किस ईयर तक में कोई करेक्शन नहीं हो रही होगी? डेट बोलनी है 30 जून 2010 तक में कोई करेक्शन नहीं होगी। अब सवाल अगर देख लें आपने तो देख लें, 11 में पहली करेक्शन थी। अब ठीक है, फाइन फाइबर्स देखें, फाइन फाइबर्स ओपनिंग बताएं ढूंढ के।
38 में कोई रीस्टेटमेंट क्यों नहीं हुई होगी? डेट 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 डेट, इस डेट तक कोई करेक्शन नहीं होगी। 30 जून 2013 11 फाइनल कर, तो कभी ये रीस्टेट होता है, कभी नहीं होता। कब होता होगा और कब नहीं होता? तो क्या इस सवाल में इस सवाल में कोई जरूरत है इसकी रीस्टेटमेंट की? क्यों इस दिन तक के प्रॉफिट इसमें शामिल है, 31 दिसंबर 2013 तक के, यहाँ वापस आ जाए। तो क्या 13 में कोई करेक्शन है? कितनी है? इफेक्ट ऑफ चेंज इन पॉलिसी। ये ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है प्लीज। Effect of change in policy, how much? Positive, negative? Why positive? Why यार? प्रॉफिट बढ़ रहा है कम हो रहा है? मोहानी में जाएं, भागते दोबारा जाएं, ढूंढे मोहानी बाजार, कम्युनिकेशन गैप है। ये बात खत्म हुए 5 मिनट हो गए हैं जो आपने बोली है। मोहानी वहां तो 1.5 माइनस हो रहा है। क्यों हो रहा होगा? क्यों हो रहा होगा? यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? टोटल बताएं, इसके साथ वर्डिंग लिखवाएं। बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी 14 रीस्टेटेड क्यों आएगा? क्योंकि चेंज हुआ है। कितने की बजाय कितना हुआ है? 101 की बजाय 145 हो गया है। ये हुई ना बात। सुकून, एक सांस लें, गेम फिर ऑन होने लगे। प्रॉफिट बताएं, डिविडेंड्स बताएं। डिविडेंड्स अगर होते हैं तो प्लीज वही सीक्वेंस है, पिछले साल का फाइनल, करंट ईयर का इंटरम, एवरी अदर थिंग रिमेन सेम। ठीक है सर? डिविडेंड्स नहीं है, वाइंड अप करवाएं। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? कौन से साल का? 14 का। रीस्टेट होना है, रीस्टेट होना है। अब ये गिवन है, दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसे। ढूंढे कहाँ अवेलेबल है? ऊपर 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 प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनी हुई है, इसीलिए पहले बनाई थी कि वहां फिगर आ जाए। ढूंढ के बताएं फिगर। 138 कौन से साल वाला बताया? जो नजर आ जाए, 14 वाला। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज। 31 दिसंबर 14 रीस्टेटेड लिखो। बेटा प्लीज कंपैरेटिव ईयर्स के साथ रीस्टेटेड आता है यार, ये रीस्टेटेड तो फाइनल करना। ये आंसर बताइए। 283 स्पीड अप हो जाए, 5 मिनट मेरे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी वाइंड अप हो जाए। प्रॉफिट 2000 जी सर आगे हैं सर। बेटा ये तो मैंने पहले दिन बात की थी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। या क्या लिख रहे हैं, या क्या लिख रहे हैं? बेटा रीस्टेट ही होना है, क्लोजिंग ओपनिंग बनना है, यकीन माने क्लोजिंग ओपनिंग ही बनना है, फिर भी रीस्टेट है। ये क्या हो गया? ये कोई साइंस ही नहीं है। या क्लोजिंग लिख रहे हैं या ओपनिंग लिख रहे हैं, क्या रीस्टेटेड है? रीस्टेटेड। तो सही कहा आपने, भाई ने अगर गलत कहा मैं इसे मिल लेता हूँ। ये जब दो जहन मिलते हैं ना आपस में तो लड़ाई होती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। 15 का प्रॉफिट बताएं, रीस्टेटेड आएगा। टोटल बताएं, बैलेंस एज ऑन, बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 15। आंसर बताइए। 420। जल्दी इकट्ठे हो, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में तो टाइम चाहिए। जी जूम आउट यार, ये दोनों सालों में 138 दिखा दिए, क्योंकि 138 ही आंसर आ रहा है यार। 14 15 दोनों में आ रहा है, डबल नहीं हो जाएगा? जब अंधाधुंध लिखा जाता है ना बोर्ड से देख के, तो ये सवाल फिर बाहर आते हैं, तो डबल हो गया। 14 और 15 का अलग प्रॉफिट आ रहा है। कहाँ से ढूंढा मैंने? कहाँ वो कहाँ है? वो कहाँ है? प्रॉफिट लॉस कहाँ है आपके रजिस्टर? ऊपर कोई नहीं आपके रजिस्टर में? ऊपर कोई नहीं, ऊपर है।
जी काइंडली वेटिंग फ्रॉम योर साइड। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, अच्छा खुद से जरा आए, जरा फिगर्स की ट्राई करें। क्या तरीका है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने का? क्वेश्चन देखना, आपको क्वेश्चन देखना है, अगर अवेलेबल है फिर बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन की फिगर्स है, हमने अपनी एडजस्टमेंट्स में जाके उसे रिवाइज करना। तो ये प्लीज कोई मुश्किल बात नहीं है, रिलैक्स रह के अगर देखेंगे तो इंशाल्लाह ये बात अब कुछ कंक्लूड हो सकती है। तो जो लोग नोट करें जरा नोट करके बता दीजिएगा, जिन्होंने लिख लिया हुआ आप काइंडली जरा क्वेश्चन की फिगर्स देखें, को ट्राई करें। सबसे पहले क्या नजर आ रहा है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की फिगर्स देखें और अपनी वर्किंग में जाएं। कुछ ना कुछ आइडिया है आपको, ढूंढने को प्लस माइनस होना। क्या ट्राई करें, अपना इंडिविजुअली जरा सोचें। मुझे जरा 1 मिनट दे दें, बच्चे भी लिख रहे हैं। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ आवाज ठीक हुई है प्लीज? आवाज ठीक होगी है सर? जी सर जी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की फिगर्स पे है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की फिगर्स। जी गिवन फिगर्स देखनी है और उसमें फिर एडजस्टमेंट करनी है। सब साथ है मेरे? लिखने की जल्दी ना कीजिएगा, पहले वर्किंग समझ लें। डेफिनेटली बेटा कंपैरेटिव हमने बनाना है। और कंपैरेटिव हमने एक ही साल का बनाना है, विच मींस 15 और 14 की वर्किंग होनी है। लेकिन हम जरा अगर बात को जरा एक तरतीब से लेके आगे चल रहे हैं तो शायद समझने में जरा आसानी हो जाएगी। आप जरा 13 की फिगर्स देखें, 13 की भी अवेलेबल है। उसको लिखना या नहीं वो मैं अभी बात नहीं कर रहा, लेकिन काइंडली प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 13 से जरा स्टार्ट करें। व्हाट इज द गिवन फिगर ऑफ 2013? 2105 जहन में रखें और अपनी वर्किंग्स में जाएं। अब हमारा सारा फोकस किस पे होना चाहिए? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की स्टोरी पे होना चाहिए। टाइम बहुत ज्यादा है, टू मच है।
रिलैक्स रह के आप फिगर से पूरा मुड़े आप, मायूसी है अभी। 2105 वर्किंग्स में है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट क्रेडिट पे गौर करें। पहली एंट्री देखें, 55 प्लस हो गए माइनस प्लस, डेप्रिसिएशन में आए, हिम्मत 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 हिम्मत, माइनस या प्लस, कैलकुलेटर उठाएं, 2105 प्लस 55 माइनस 11, ये क्या है 2149, 13 की फिगर आ गई, 13 के एंड पे जो फिगर आ गई ऐसी है नहीं है, 13 के नीचे ये फिगर आनी थी अगर लिखनी होती तो, लेकिन हमने 14 सिर्फ लिखी। अब आए 14 पे, 14 की गिवन फिगर कितनी है। अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हुए ये चीज भूल जाती है, वो ही बस मैंने बतानी है। 2402 किस ओपनिंग से बना होगा, 2105 से, 2105 वाले ओपनिंग से या आप वाले 2149 से, 2105 वाले से बना होगा, ये सवाल की फिगर से। तो क्या इसमें पिछले साल की और अगले साल दोनों की करेक्शंस आएंगे, कम्युलेटिव एडजस्टमेंट्स होनी है। तो 2402 कैलकुलेटर में लिखें, प्लस 55 कौन सा, ये तो डबल हो जाना है, डबल हो जाना है, डबल नहीं होना, ये क्यों हो रहा है, ओपनिंग ठीक हो जाएगा, ओपनिंग ठीक करना है। तो माइनस प्लस 55 माइनस 11, आगे बोले 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 बोले, प्लस 39 एंड माइनस 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 24 इज इक्वल टू 2461। कैलकुलेटर में फिर जीरो करें, 2402 गिवन फिगर प्लस 55 माइनस 11 प्लस 39 माइनस 24 इज इक्वल टू 24। तो 2015 में ये हम लिख क्यों नहीं रहे, घर जाके लिख लेते हैं, कोई इशू नहीं है, यहाँ कर लेते हैं। तो 2015 की गिवन फिगर बताएं, गिवन 2430 किस ओपनिंग से बना होगा। तो पिछले 2 सालों की करेक्शंस के साथ साथ कम्युलेटिवली थर्ड ईयर की भी एडजस्टमेंट, पूरी फिगर बढ़ा के उठनी है। 2430 प्लस 55 माइनस 11 प्लस 89 माइनस 24 प्लस 44 माइनस 35 इज इक्वल टू 2498। लिख लेंगे जाके, बाकी फिगर सुन के ठीक है। स्टोर्स एंड स्पेस की फिगर पे है ना, स्टोर्स एंड स्पेस की फिगर्स भी गिवन है सवाल में, सोच के बताएं, अपनी वर्किंग्स में जाएं, बताएं इसमें क्या प्लस माइनस होना। स्टोर्स एंड स्पेस के अंदर हमारी कोई करेक्शन नहीं है, हमारी करेक्शन एक्सपेंस में और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में है। ये फिगर एज इट इज क्यों आ जाएगी, एज इट इज क्यों आ जाएगी, करेक्शन नहीं है इसमें। और रिटेन्ड अर्निंग्स की कौन सी फिगर्स घर जाके लिख लेंगे आप, जो चेंजेस इन इक्विटी में आ रही है। तो इसको कैंडी घर से कंप्लीट करेगा, ट्राई करेगा, कल मैं यही से शुरू करूंगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज की है, टेस्ट के लिए कैंडी को घंटा निकालना आप लोगों ने। किस चीज का टेस्ट, किस चीज का टेस्ट, बट अगर इन टेस्ट को अपने सीरियस ना लिया तो फिर हम पीछे रह जाएंगे यार। तो आज अपने कन्वीनियंट टाइम पे जो आपको सूट करता है, कुछ शाम तक टाइम निकालें, कल से फिर आइए सेट के भी होमवर्क हो जाएंगे। टीए रूम से जाएं और टीए रूम में अपनी कन्वीनियंस पे जब टाइम अपने दें, कल टेस्ट ना दे नहीं दे सकते हम, कल फिर हमने नया क्वेश्चन आइए सेट का घर के लिए भी जाके करना है। आज टाइम निकाल लें, निकल आएगा इंशाल्लाह, शाम तक निकाल लें घंटा, लेकिन इकट्ठा निकालें। जी ठीक है जी, ये जरा ये जरा ये ऑनलाइन स्टोर्स के साथ भी शेयर करना है यार, तो बेटा पीछे ठीक है, फिर मुबीन ये ऑनलाइन स्टोर, ये आप ऑनलाइन स्टोर्स आपके साथ भी मैं शेयर करता हूँ, फिर अपना टाइम निकाल के आप ही दीजिएगा। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह मेरी दुआएं आपके साथ हैं यार, अल्लाह ताला आसानी करे आपके भाई की, सेहत और तंदुरुस्ती रहे। ठीक है शेख साहब, शेख मोहम्मद, अल्लाह ताला आसानी करे। तो जमीर साहब आप ठीक है, फिर टेस्ट घर ऑनलाइन सबमिट करवा दीजिएगा अगर नहीं आ सकते।
ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, काइंडली आप भी ट्राई कीजिएगा, मैं भी आपके साथ टेस्ट शेयर करता हूँ, आप भी शाम तक सबमिट करवाएं। अल्लाह हाफिज़। बुक्स लास्ट नई बुक्स लेनी चाहिए।